अब हम लोग थ्री वेरिएबल के ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें के या एम वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है। देखो जैसे मान लो अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 2x माइनस वाई प्लस के जेड बराबर 2, एक्स प्लस 3y माइनस 2z बराबर 3 और 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4। और हमसे कहा गया कि k की वैल्यू निकालिए। फाइंड k इफ यूनिक सोल्यूशन, 3 पार्ट है। फाइंड k इफ यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तीसरा क्या है बोलो, नो सोल्यूशन। 3 पार्ट हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें k की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, देखो मैंने बताया था यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन को कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अगर वो कहता कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट तो हमें ये दोनों केस लेके चलने पड़ते, और नो सोल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो अगर हमसे कहता कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट तो हम नो सोल्यूशन वाला केस लेके चलते, और अगर वो कहता कि कंसिस्टेंट तो हम ये दोनों केसेस लेकर के चलते, है ना। ये बात ध्यान देना, मैंने पहले भी ये बात आपको समझाई है। ठीक है, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं। अगर वो कहता कंसिस्टेंट तो इसका मतलब ये दोनों केस लेके चलना पड़ता। ठीक है, इन दोनों केसेस से जो आंसर आता वो हमारा आंसर होता। ठीक है, और नो सोल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। देखो अब इसका देखो मेथड ये होता है कि जैसे k जो है ना, k देखो k वो z के साथ में है, k जो है वो z के साथ में है, तो इसका मतलब y और x को कैंसिल करो, z को कैंसिल ना करें। जैसे k जो है ना कांस्टेंट वो z के साथ में है, तो हम x और y को कैंसिल करें। देखो जैसे ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पहले हम एक एक वेरिएबल को देखें। मान लो पहले हम x को हटाते हैं। ठीक है, मान लो पहले x को हटाते हैं, तो x को हटाते हैं 1 और 2 से। तो 1 2 से x को हटाने के लिए इसमें कर दिया जाए 2 का मल्टीप्लाई, है ना। इसमें हम कर दें 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस का 6y माइनस का 4z बराबर 6। और फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 2x माइनस वाई प्लस का kz बराबर 2। अब देखो माइनस कर दिया जाए, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 7y। और देखो यहां से z कॉमन आया तो -4 माइनस के बराबर 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकेंड थर्ड से भी हम x को हटाएंगे, सेकेंड और थर्ड से भी हम x को हटाएंगे। तो उसका तरीका देखो फिर वही है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो इसमें 2x है तो यहाँ भी 2x चाहिए, तभी तो x से कैंसिल होगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 6y माइनस का 4z बराबर 6। और देखो ये इक्वेशन है क्या, 2x प्लस का y प्लस का z बराबर 4। अब माइनस कर दो तो माइनस 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 माइनस, देखो ये क्या हुआ, 4y माइनस का 5z बराबर 2। ठीक है, माइनस 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 माइनस, तो देखो सॉरी ये क्या हो गया 5y। ठीक है, 5y माइनस का 5z बराबर 2। ठीक है, और इसमें किया था हमने 2 का मल्टीप्लाई और फर्स्ट इक्वेशन को कर दिया था माइनस। ठीक है, तो इसमें भी देखो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x 6y माइनस 4z बराबर 6। सेकेंड थर्ड इक्वेशन एज इट इज है, माइनस कर दिया तो 5y माइनस 5z बराबर 2। अब देखो ये 2 इक्वेशन बनी, ये और ये। इन दो में तुम चाहे तो अपना वो मेथड लगा दो, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल वाला, है ना। y और z में, y और z में तो अपना 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का मेथड लगा दो। ठीक है, कि इन दोनों में हमें यूनिक सोल्यूशन मिले
या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले या नो सोल्यूशन मिले, बस समझे। या देखो एक काम ये करो कि फिर से तुम यहां से y को हटा दो, इक्वेशन को खाली z में ले आओ। देखो जैसे कि मान लो अगर हम एक काम करें कि y को हटाएं, देखो दो तरीके से करते हैं। y को हटाएं तो क्या होगा, इसमें करें 5 का मल्टीप्लाई 35y और प्लस z इंटू -4 - k इंटू 5 बराबर 20। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें और इसमें करें 7 का मल्टीप्लाई, तो 35y माइनस का 35z और बराबर 14, है ना। इसमें किया देखो 5 का मल्टीप्लाई और इसमें किया 7 का मल्टीप्लाई और फिर कर दिया माइनस, तो माइनस प्लस और माइनस, देखो ये कैंसिल हुआ। अब यहां से z आ गया कॉमन, तो क्या बचा, माइनस का 20 माइनस का 5k और प्लस का 35, है ना। यहाँ देखो z कॉमन आ गया इन दोनों में, तो -20 - 5k और प्लस का 35, और यहाँ कितना हो गया बोलो, यहाँ हो गया 6। तो z ब्रैकेट में क्या हो गया बोलो, 15 - 5k बराबर 6, है ना। 15 - 5k बराबर 6, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है, चेक कर लो भाई। कैलकुलेशन देखो जरूरी है कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार चेक करता रहता हूँ ना। तो 5 5 20, है ना। 35 35 14 माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, z को कॉमन ले लिया, माइनस का 20 - 5k और प्लस का 35, है ना, माइनस प्लस माइनस, तो 15 - 5k। अब देखो यहां पर समझो, ये वही आ गया वन इक्वेशन वन वेरिएबल वाला केस। और वन इक्वेशन वन वेरिएबल वाले केस में क्या होता था आपको याद है कि अगर हम चाहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन हो तो इसको नॉन जीरो होना चाहिए। ax बराबर b वाला केस याद करो बेटा, याद करो, वो दिन तुमको मैंने समझाया था a इंटू एक्स बराबर b वाला केस, वो दिन याद करो, ठीक है। गाना है पुराना, वो तो मैंने झूठ बोला था, वो दिन याद करो, वही। देखो यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इसको नॉन जीरो होना चाहिए, तो 15 - 5k नॉट इक्वल टू 0, तो k नॉट इक्वल टू 3। इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होगा, 0 बराबर 0 होना चाहिए था। तो अब देखो इधर तो 6 है, तो दोनों साइड 0 नहीं हो सकती, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट में a और b दोनों 0 होने चाहिए थे, 0 बराबर 0 बनना चाहिए था। इधर तो 6 है, इसको 0 बना लोगे, लेकिन इधर तो 0 बन नहीं पाएगा कभी भी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट के लिए नो वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर हमें नो वैल्यू ऑफ k मिलेगा। थर्ड में देखो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब एक तरफ का 0 था और एक तरफ का नॉन जीरो था, तो मतलब इधर तो नॉन जीरो है, इधर 0 कब होगा, जब 5k बराबर 15 होगा, तो 15 - 5k बराबर 0, तो k बराबर 3 आंसर आ गया किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए k नहीं मिला, और यूनिक सोल्यूशन के लिए k नॉट इक्वल टू 3। अब मान लो अगर ये कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब ये केस भी आता, ये केस भी आता, तो इससे तो k कुछ नहीं मिला, लेकिन इससे मिला ना, तो जो इससे मिला वही आंसर होता सिस्टम के कंसिस्टेंट होने का। अब ये मत समझना कि यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, यहाँ नहीं, क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, या मतलब और। तो अगर सवाल ये होता कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो हम कहते यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। और यूनिक से क्या मिला, k नॉट इक्वल टू 3 मिला, इनफाइनाइट से k कुछ भी नहीं मिला,
तो दोनों का यूनियन लेना है, क्योंकि दोनों का और है, एंड नहीं है। ठीक है, यहां पर दोनों का और होगा, क्योंकि अगर हमसे कहा जाए सिस्टम कंसिस्टेंट है तो या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, आइदर और है। आइदर और का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अब तुमको यूनियन लेना है। यहां से के क्या मिल गया 5, और यहां से के क्या मिल गया नॉट इक्वल टू 3, तो दोनों का यूनियन। तो यूनियन का मतलब यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो समझ लो अच्छे से, अगर कहता सिस्टम कंसिस्टेंट है तो भी उसका आंसर यही होता। हाँ, इनफाइनाइट से मान लो कुछ के मिलता तो दोनों को लेते। यूनियन का मतलब सब कुछ लिया जाता है। इंटरसेक्शन में दोनों में से कॉमन चीजें ली जाती हैं। जैसे एक जगह K2 आ जाए, एक जगह K3 आ जाए, तो यूनियन का मतलब 2 3 दोनों को लेना है। और इंटरसेक्शन का मतलब 2 और 3 का इंटरसेक्शन 5 हो गया, कुछ नहीं लेना। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में बहुत क्लियर कट अंतर है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट में इन दोनों के आंसर का यूनियन लेना था, ये बस समझ लो। हाँ, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, तो उसका आंसर क्या आ गया k बराबर 3। तो k बराबर 3 पर हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा बोलो, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब नो सोल्यूशन हो जाएगा। देखो जैसे y z में दो इक्वेशन आ गए थे, हमने फिर से y को हटा दिया और सिंगल में इक्वेशन ले आए। हम एक काम करते कि y को ना हटाते। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे। दो कैसे, ये हमारा सिस्टम आ गया दो इक्वेशन और दो वेरिएबल का। ये हमारा सिस्टम देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल का आ गया। अब हम दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो यूनिक का मतलब क्या होता है। देखो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ये होता है यूनिक में। 5 से 5 कट गया, क्या बचा -7 नॉट इक्वल टू -4 माइनस के। तो k नॉट इक्वल टू 3। देखो यहां से वही आंसर आ गया जो इसका आया था। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाले से भी हम इसको वापस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सिंगल वेरिएबल में लाएं। अच्छा, फिर देखो इनफाइनाइट में क्या था, है ना। तो ये यूनिक वाला हमने कर दिया। अब देखो इनफाइनाइट वाला करें यहां से। इनफाइनाइट में क्या था बोलो, इनफाइनाइट में तीनों बराबर। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखो ध्यान दो, तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर का मतलब इससे के निकालो और इससे के निकालो, उनका इंटरसेक्शन लो, क्योंकि तीनों को बराबर करना ही करना है। तीनों को बराबर करना कंपलसरी है। तो इससे देखो क्या मिलेगा, ये 5 5 कटेगा तो -7 बराबर -4 माइनस के। तो k बराबर कितना होगा 3। देखो इन दोनों को लेंगे तो k की वैल्यू 3 मिलेगी, समझे। अच्छा, अब इन दोनों को लो, इन दोनों को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 -2k बराबर -20। तो देखो यहां से क्या हुआ 12 बराबर 2k, तो k बराबर 6। अब देखो यहां से k की वैल्यू 3 आई, यहां से k की वैल्यू 6 आई, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन लेना। तभी देखो नो सॉल्यूशन का आंसर नो वैल्यू ऑफ k था, मतलब 5 था। सॉरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का आंसर क्या था नो वैल्यू ऑफ k, मतलब यहां से भी देखो इनफाइनाइट का आंसर आ गया नो वैल्यू ऑफ k, मतलब k बिलोंग्स टू 5। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उसको दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाले से डील करें। अच्छा, अब देखो लास्ट में नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या था बोलो, नो सॉल्यूशन में था कि ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं। अब देखो इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा -7 -4 माइनस के, तो k बराबर 3 आएगा। और इन दोनों को नॉट इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा बोलो -8 -2k नॉट इक्वल टू -20, है ना। तो क्या हुआ बोलो 2k नॉट इक्वल टू 12।
तो k नॉट इक्वल टू 6। अब समझो k नॉट इक्वल टू 6 का मतलब k बिलोंग्स टू r माइनस 6, मतलब k जो है वो 6 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका आंसर आया कि k 6 नहीं होगा, मतलब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट, मतलब 6 को छोड़कर, 6 को छोड़कर। तो ये कहता k 3 होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर 3 ही तो आएगा। ये कहता है सारी वैल्यू मेरे पास है, ये कहता है 3 है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो k की वैल्यू क्या लेगा बोलो, 3 लेगा। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि नो सोल्यूशन का आंसर क्या आया, यहां से भी k बराबर 3 और यहां से भी k बराबर 3 आया। देखो मैं बता दूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे आईआईटी के लिए तो ये भगवान है। आईआईटी में ये बहुत पूछते हैं, आईआईटी क्या जितने भी कंपटीशन आगे होंगे ये सब में बहुत पूछते हैं, ध्यान दो। तो हम के देखो इसका इंटरसेक्शन लेना है, समझे ना। ये कहता है 6 नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है, और ये कहता है 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, k बराबर 3 आएगा। देखो ये इंटरसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने फंक्शन में पढ़ाए थे शुरुआत में, कि दो चीज़ों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ये कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, 6 नहीं है, ये कहता है मेरे पास 3 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 3 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई कांस्टेंट फंसा दूं मैं, तो आप अपने सवाल को इस तरीके से कर सकते हो। देखो एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं, लिखो जल्दी लिखो फटाफट। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझ। देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ पर मैं mx कर देता हूँ, mx, ठीक है। और अब मुझे दो चीजें निकालनी है, क्या, फाइंड k एंड m, k और m चाहिए अगर ये तीनों आंसर आए। तो कोई तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा खुद का मेथड है और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, जानी हम वो आदमी हैं जो रास्ते के पत्थरों को पैर की ठोकर से हटाते हैं, जानी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। चलो खैर, दो वेरिएबल फंसा दिए k और m, सवाल फिर वही है, k और m चाहिए। तो देखो k और m के अलावा और y में नहीं है तो y को हटाओ, मतलब जिनमें ये कांस्टेंट फंसे हों उन वेरिएबल को नहीं हटाते हैं जिनमें कांस्टेंट फंसे हों, जैसे k और m फंसा है x और z में, तो y को हटा दो, ठीक है। देखो कैसे हटाएंगे, इसमें 3 है इसमें नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट में किया 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या बना 6x माइनस 3y प्लस 3kz बराबर 6। सेकेंड क्या है mx प्लस 3y माइनस 2z बराबर 3, इन दोनों को प्लस कर दो। x कॉमन आया 6 प्लस m, z कॉमन आया 3k माइनस 2 बराबर 9 आया। एक देखो इक्वेशन x और z में आ गई, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया। अब सेकेंड और थर्ड से y हटाना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा बोलो, 6x प्लस का 3y प्लस का 3z बराबर 12। इक्वेशन थर्ड में 3 का कर दिया मल्टीप्लाई। 2 देखो ये है mx प्लस 3y माइनस का 2z बराबर 3, माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, x कॉमन आया तो 6 माइनस m,
प्लस का कितना हो गया 5z बराबर 9। ठीक है, थर्ड में 3 का कर दिया मल्टीप्लाई, और सेकेंड को लिख करके माइनस कर दिया, x कॉमन आ गया है, ऐसा आ गया। देखो अब ये इक्वेशन मान लो a है और ये मान लो b है। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए। अब क्या चाहिए, यूनिक सोल्यूशन चाहिए। तो मतलब क्या होता है बोलो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखो इससे कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये k और m में इक्वेशन फंस गई। मतलब यहां से हमें k और m मिल नहीं पाया। मतलब हम चाहे थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो k और m में लास्ट तक मामला रहेगा कुछ, है ना। तो मतलब उससे k और m की कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा आएगा, मान लो कुछ इस प्रकार का आएगा समथिंग। चलो अच्छा कर देते हैं, देखो क्या होगा, 30 + 5m नॉट इक्वल टू 18k - 12 - 3mk + 2m। ठीक है, 18k - 12 - 3mk + 2m। देखो m और m तो कितना हुआ 3m। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 18k - 3mk और माइनस का 42। कुछ इस प्रकार देखो ये इक्वेशन आई। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अब हम यहाँ से कुछ m और k की वैल्यू दी जाए तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ये बराबर नहीं होने चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए एक कंडीशन आ गई यहाँ से। अब जैसे मान लो मैं m की कुछ वैल्यू दे दूं और पूछूं कि क्या m और k की ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, तो तुम पुट करके देख सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने m ले लिया 1 और k ले लिया 3। अब मैंने कहा कि क्या इस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। मान लो मैंने सवाल पूछ दिया, या ऑब्जेक्टिव में ही आ गया कि क्या इस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हमने चलो रख के देख लेते हैं। तो रख दें, m को रख दें 1, तो 3 नॉट इक्वल टू k को रख दें 3, 54। और क्या हो गया देखो यहाँ से 3 और ये हो गया 9 और -52। ठीक है, तो 3 नॉट इक्वल टू 54 माइनस कितना हो गया बोलो 51। अब देखो यहां से क्या हो गया 3 नॉट इक्वल टू 3, गलत आंसर आ गया, जबकि 3 इक्वल टू 3 होता है ना। इसका मतलब इस पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। दोनों तरफ नॉट इक्वल टू आनी चाहिए, यहां पर दोनों तरफ इक्वल आ गए। इसका मतलब इसके लिए यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। आना चाहिए नॉट इक्वल टू। m को रखा 1, k को रखा 3। ठीक है, तो सही किया ना सब कुछ। हाँ सब कुछ सही किया। 3 नॉट इक्वल टू 51। ठीक है, तो 3, हाँ देखो 3 नॉट इक्वल टू 3 जो गलत है, जबकि 3 बराबर 3 होता है। और आना चाहिए नॉट इक्वल टू, आ गया इक्वल टू। तो इक्वल टू आ गया, इसका मतलब इन वैल्यूज के लिए यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। नॉट इक्वल टू आता तो हम कहते यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट देखें, इनफाइनाइट सोल्यूशन देखें। इनफाइनाइट में देखो क्या होगा, तीनों बराबर होने चाहिए, इक्वल टू 9/9, है ना। ये दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। इनफाइनाइट में तीनों बराबर होने चाहिए, तो हमने देखो तीनों को बराबर किया। अब देखो यहां से क्या होगा, पहले इन दोनों को ले लें तो k मिल जाएगा। तो क्या हुआ 3k - 2/5 बराबर 1, तो 3k - 2 बराबर 5, तो 3k बराबर 7, तो k बराबर 7/3, है ना। k की वैल्यू आ गई। और अब इन दोनों को ले लेंगे तो m मिल जाएगा।
तो 6 प्लस एम अपॉन 6 माइनस एम, और देखो के की ये वैल्यू इसमें रख दो, के की वैल्यू इसमें रखो तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2/5, के की वैल्यू 7/3 यहाँ रख दो, तो क्या हुआ 6 प्लस एम अपॉन 6 माइनस एम बराबर ये 1 हो गया। तो 6 प्लस एम बराबर 6 माइनस एम, तो 6 इज कैंसिल, m बराबर माइनस एम, तो 2m बराबर 0, तो m बराबर 0, यानी m की वैल्यू ये और k की वैल्यू ये आ गई किसके लिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए m का आंसर 0 और k का आंसर 7/3 आ गया। मैं फिर बता दूं, ये क्वेश्चन IIT में बड़े इंपॉर्टेंट, हालांकि 12th में भी ये आते हैं, लेकिन 12th में ये k और m की वैल्यू वाले नहीं आते, 12th में बहुत सिंपल आते हैं, वो तो हो जाते हैं क्रेमर्स रूल से, लेकिन ये सवाल क्रेमर्स रूल से करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये मेरे अनुभव का मेथड है, ध्यान रखना, कहीं मिलेगा नहीं। लिखो जल्दी से इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा, अब बात करें नो सोल्यूशन की, तो नो सोल्यूशन में क्या होगा, ये तो बराबर होता है, ये नॉट इक्वल टू हो जाता, तो यहां से ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू। अब देखो इन दोनों को बराबर करेंगे जबकि k नॉट इक्वल टू है, तो जब नॉट इक्वल टू है तो हम k की ये वैल्यू यहां नहीं रख सकते, समझो। अब 6 प्लस एम अपॉन 6 माइनस एम बराबर 3k माइनस 2 अपॉन 5। अब देखो k इसके नॉट इक्वल टू है और ये दोनों बराबर हैं, तो जब k इसके नॉट इक्वल टू है तो हम k की ये वैल्यू यहाँ रख थोड़ी सकते हैं, k को इसके अलावा कुछ और रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते। तो अब यहाँ पर देखो m फिर से फंस गया, m नहीं निकल पा रहा है ना, क्योंकि k की वैल्यू 7/3 के नॉट इक्वल है, तो हम k को 7/3 यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, देखो कैसे, देखो कैसे, देखो क्या हो गया, फिर वही 30 प्लस 5m बराबर 3k माइनस 2 और 6 माइनस m, है ना। देखो ये क्या हो गया, 30 प्लस 5m बराबर क्या हो गया, देखो 18k माइनस 3km माइनस का 12 प्लस का 2m, ठीक है। देखो ये कितना हो गया, 3m बराबर 18k माइनस का 3km और माइनस का 42, ठीक है। अब देखो m के टर्म एक तरफ ले आओ, तो 3 प्लस 3k बराबर 18k माइनस 42। अच्छा, अब k जो है वो 7/3 के बराबर नहीं है ना। अच्छा, मान लो अगर हम k को 7/3 रख दें तो क्या होगा, देखो अगर k को 7/3 रख देंगे तो m की वैल्यू 0 मिलेगी जो पिछली बार मिली थी, है ना। तो समझो अगर हम k को 7/3 ले लेंगे मान लो और इसमें रख दें, हम वो काम यहीं से कर सकते थे। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा नहीं हुआ, सवाल बढ़ गया है। काम करते हैं, देखो k की वैल्यू 7/3 इस रिलेशन में पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखो 6 प्लस एम अपॉन 6 माइनस एम, k को 7/3 रखा, इसमें रखो k को 7/3, तो क्या हो जाएगा बोलो 7 माइनस 2/5, तो 6 प्लस एम अपॉन 6 माइनस एम बराबर ये हो गया 5/5 यानी 1, तो 6 प्लस एम बराबर 6 माइनस एम, तो m इक्वल टू माइनस एम, 2m इक्वल टू 0, तो m बराबर 0। तो अगर k को ये लेते हैं तो m ये आता है, लेकिन एक्चुअली k को ये नहीं ले रहे, इसका मतलब m को भी ये नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया
m नॉट इक्वल टू 0 एंड k नॉट इक्वल टू 7/3। किस क्वेश्चन का आंसर? नो सॉल्यूशन वाले का आंसर, है ना। तो मतलब क्या हमने किया? क्रॉस चेक किया कि k को अगर ये रखे तो क्या हो रहा है। अगर k को ये रखा तो m0 आएगा, जो पिछले वाले केस में आ रहा था। किसमें? जिसमें तीनों बराबर थे, इनफाइनाइट वाले केस में। तो इनफाइनाइट वाले केस में तीनों बराबर थे तो k 7/3 आया था और m0 आया था। इस बार ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब k 7/3 नहीं होगा, है ना। और अगर k 7/3 नहीं होगा तो इसका मतलब m भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर k 7/3 है तो m 0 है। k अगर 7/3 है तो m की वैल्यू 0 है। k 7/3 नहीं है, इसका मतलब m भी 0 नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। किसका बोलो? नो सॉल्यूशन का या इनकंसिस्टेंट होने का। ये फाइनल आंसर किसका आ गया बोलो? इनकंसिस्टेंट होने का, ठीक है। और पिछला वाला आंसर किसका था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। बस समझे? तो इस तरीके से हमें बच्चों ये वाले सवाल बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। पहले एक वेरिएबल को हटा दिया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में चीज़ें आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में आ गई, फिर वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कि इनसे भी एक और वेरिएबल कम करो, वो यहाँ मुश्किल काम होगा थोड़ा सा। तो सबसे अच्छा ये होता है कि हम दो इक्वेशन दो वेरिएबल में चीज़ों को ले आएं और फिर वही सवाल लगा दें जो हमने a1 b1 a2 b2 a3 b3 वाले को किया था। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और अब ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। अब जैसे कि अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको क्रेमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। ये सवाल इन्हीं मेथड से निकल जाएंगे सारे। हाँ, अगर आप 12th बोर्ड में हैं तो आपको मैट्रिक्स मेथड और क्रेमर्स रूल की ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में वो आता है। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो इन सिंपल मेथड से आपके इस प्रकार के सभी सवाल निकल जाएंगे। जो तरीके मैंने बताए इनको ध्यान से पढ़ो। इस टाइप के जितने सवाल IIT में आए हुए हैं सब आप निकाल दोगे सिंपल मेथड से। नो नीड ऑफ क्रेमर्स रूल एंड मैट्रिक्स मेथड। बात समझे? तो लिख लो इसको जल्दी से और ज़रा ध्यान से इसको पढ़ना। लिखो जल्दी बच्चों इसको।